हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना दो जो मेथड था सॉल्विंग का, एक था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और दूसरा मेथड था आपके पास इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स वाला। ठीक है, तो ये दोनों मेथड्स अपन आज के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, तो सेकेंड मेथड था ये आपका क्या, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आप देखिए, सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि मान लीजिए आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, है ना, दो लीनियर इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल्स। तो आपके पास एक इक्वेशन कुछ इस तरीके की दी गई है। मान लीजिए पहली ax प्लस, है ना, a1x प्लस, बल्कि इससे कई बार डर जाते हैं लोग तो थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, ax प्लस by इक्वल टू c। आपके पास एक इक्वेशन दी गई है और दूसरी इक्वेशन दी गई है आपके पास px प्लस qy इक्वल टू r। मान लीजिए ये आपके पास गिवन टू इक्वेशंस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है इसमें से कि क्या कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट है, नो सोल्यूशन है, मतलब क्या सिचुएशन है। हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले समझना है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, किसको कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू को किसी दूसरी जगह पे रख देना। सब्स्टिट्यूट करना मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देना। ठीक है, या फिर एक चीज को बदल करके किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि कोई एक इक्वेशन आप पकड़ो, जैसे पहले भी लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि इसकी अकेले बात करें तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इसके भी इनफाइनाइट सोल्यूशन है। ठीक है, तो आप क्या करो, y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लो किसी भी एक इक्वेशन से। मान लो पहली वाली इक्वेशन आपने यूज करी और पहली वाली इक्वेशन से आप कुछ भी कर लो, y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लो या फिर x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लो, जैसी आपकी मर्जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। y को इन टर्म्स ऑफ x रखेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, x को इन टर्म्स ऑफ y रखेंगे तब भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपने y को रख दिया मान लीजिए यहां से, तो कैसे रखेंगे, तो हमने क्या किया इसके लिए, आपके पास ax प्लस by इक्वल टू c था। जो चीज आप चाहते हो कि इसको हटाना है, मतलब आप मान लो y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना चाहते हो, तो आपने by एक साइड रखा और कांस्टेंट और x को एक साइड कर दिया। अगर आप x इधर रखते तो इधर y भेज देते, कोई सा भी एक कर लो। तो y की वैल्यू यहां से आपको क्या मिल जाएगी, c माइनस ax डिवाइडेड बाई b, यही मिलेगी ना। y की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, c माइनस ax डिवाइडेड बाई b। अब आपके पास ये एक तरीके से आपका थर्ड रिलेशन हो गया। ये 1 2 तो आपके क्वेश्चन थे ही, है ना, आपके पास एक थर्ड रिलेशन ये बन गया, जो कि बेसिकली फर्स्ट को ही हमने थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिख दिया है। क्या लिखा है हमने, y इज इक्वल टू c माइनस ax बाई b। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, नेक्स्ट हमने कहा कि इसको उठा करके हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें। पहले वाली इक्वेशन को हम यूज कर चुके, अब दूसरे वाली इक्वेशन को हम अभी यूज करना बाकी है। तो हमने कहा कि अगर हम इस थर्ड वाले को यूज करें, ठीक है, तो पुटिंग थर्ड, ठीक है, इन सेकेंड वाली इक्वेशन में आपने इस थर्ड वाले रिलेशन को यूज कर लिया, रख लिया। तो आपने क्या किया, बेसिकली y को लिख दिया इन टर्म्स ऑफ x। तो आपके पास क्या बनेगा, px प्लस q इंटू वाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, c माइनस ax डिवाइडेड बाई b। ठीक है, px प्लस qy, मतलब q इंटू वाई की जगह पे आपके पास क्या आ गया, c माइनस ax डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू r। तो px प्लस qy इज इक्वल टू r। अभी भी चीज तो यही लिखी हुई है, लेकिन पहले वाली इक्वेशन को यूज करने से क्या हो गया कि हमारे पास अब सिर्फ और सिर्फ x की टर्म्स है। भाई आपको क्या करना था, आपको ऐसा xy चाहिए जो कि इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। तो जो भी फाइनल सोल्यूशन आएगा उसमें आपके x और y के बीच इस तरीके की रिलेशन तो होगी ही ना। मान लीजिए आपका कोई सोल्यूशन है पर्टिकुलर, वो पर्टिकुलर सोल्यूशन आपका इसको भी सेटिस्फाई करता है और इसको भी सेटिस्फाई करता है, तभी तो इन दोनों का वो कॉमन सोल्यूशन हुआ। तो इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या थी कि ये रिलेशन और ये रिलेशन दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए।
आपने कहा कि y को अगर हम ऐसे लिख दें पहले वाली इक्वेशन से, तब भी होना चाहिए, तब भी वो रिलेशन आपका होल्ड करेगा ही करेगा, ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी ही होगी। तो हमने कहा कि अगर इसको हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको हमने उठा करके इसमें पुट कर दिया, तो हमने क्या इंश्योर कर दिया कि हमारा जो एक्स वाई है वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। मतलब कि ये क्या है, आपका फर्स्ट ही है ना, एक तरीके से अलग तरीके से लिखा हुआ है बस। तो आपका कॉमन सोल्यूशन कैसा हो, इसको भी सेटिस्फाई करे, और जब हम इसको उठा करके यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, सब्स्टिट्यूट इसी को बोल दिया हमने कि y की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ x हमने रिप्लेस कर दिया। तो y को हमने इन टर्म्स ऑफ x ऐसा लिख दिया है ना। तो आपका ये वाला रिलेशन भी होल्ड करने लगेगा और ये वाला रिलेशन भी होल्ड करने लगेगा। जो भी सोल्यूशन आएगा इसको भी और इसको भी दोनों को सेटिस्फाई करने लगेगा। तो आपके पास रिलेशन क्या बनेगा यहां से, अब आप देख सकते हो, एलसीएम उलसीएम ले लेते हैं, कोई वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम इसको रट लेंगे यहां से क्या आंसर आ रहा है, नहीं, हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए आगे क्या होगा, अब आपके पास एक सिर्फ x में इक्वेशन है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो था वो बेसिकली अब सिंगल वेरिएबल में आपका कन्वर्ट हो चुका है। तो आपके पास क्या आएगा, pbx प्लस qc माइनस qax इज इक्वल टू br बन जाएगा एलसीएम वगैरह लेकर के। तो अब आपके पास x पे क्या है, x के साथ है pb माइनस qa और इधर है br माइनस qc। तो x की वैल्यू आपके पास निकल करके आ गई, ठीक है, x की वैल्यू आपके पास आ गई br माइनस qc डिवाइडेड बाई pb माइनस qa, है ना। तो x की वैल्यू आपके पास यहां से फाइनली बाहर निकल आई। अब ये x की वैल्यू आप अगर पुट करोगे, ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू यहां से मतलब जो भी आ जाए उसको यहाँ पे आपने रख दिया किसी भी एक इक्वेशन में, तो आपकी दूसरी वाली वैल्यू y की निकल करके आ जाएगी, क्योंकि यही वो x है जो कि कॉमन सोल्यूशन बना था। तो अगर कॉमन सोल्यूशन x का मिल रहा है तो आपको x की वैल्यू पुट करेंगे तो y निकल करके आ जाएगा, चाहे इसमें रख लें, इसमें रख लें, इसमें रख लें, किसी एक में रख लें, आपके पास वैल्यू निकल करके आ जाएगी x की। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर बार हम y को ही लिखें इन टर्म्स ऑफ x, आप चाहो तो x को भी इन टर्म्स ऑफ y लिख सकते हो। जैसे आपने पहले वाली इक्वेशन को अब इस बार यूज किया, मेथड 2 कह लीजिए या फिर अदर फॉर्म कह लीजिए इसी का, कि भाई हमें x निकालना था, तब तो हमने क्या किया, सबको x में कन्वर्ट कर लिया, y को भी हमने x के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। अगर मान लो किसी को x नहीं चाहिए, उसको y ही चाहिए, तो अपन सीधा y ही निकालने चले जाए, क्या जरूरत है पहले x निकालें, फिर वैल्यू पुट करें, फिर y की वैल्यू निकलेगी, है ना। इतना प्रोसेस करने की जगह हम सीधा y की वैल्यू निकालने चले जाएं, कर सकते हैं ऐसा। तो सीधा y की वैल्यू निकालने का प्रोसेस क्या होगा, इसके लिए देखिए px, सॉरी पहले वाली इक्वेशन को यूज कर रहे हैं ना हम। पहले वाली इक्वेशन में पिछली बार हमने क्या किया था, y को एक साइड रखा था और कांस्टेंट और x को एक साइड कर दिया था। अब की क्या करेंगे, अब की बार हम x को एक साइड रखेंगे, मतलब ax को आपने एक साइड रखा, बाकी c माइनस by रख दीजिए, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, c माइनस by डिवाइडेड बाई a, है ना। अब आप x को एक तरीके से ये जो रिलेशन मिला है x इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस कर लिए हो, तो अब आपका काम क्या रहता है, जैसे यहाँ y इन टर्म्स ऑफ x लिखा और उठा करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, वैसे यहाँ पे x इन टर्म्स ऑफ y लिखा, इसको उठा करके फिर से सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो x की जगह आपने रख दिया c माइनस by डिवाइडेड बाई a प्लस qy इज इक्वल टू r, ये रिलेशन बन जाएगा। तो इक्वेशन आपके पास क्या आएगी, pc माइनस pby प्लस aqy इज इक्वल टू ar, यही आ जाएगी एलसीएम वगैरह लेकर के। अब यहां पे आप देख सकते हो कि y के साथ आपके पास है aq माइनस pb इज इक्वल टू ar माइनस pc। तो y की वैल्यू यहां से आपके पास निकल आई ar माइनस pc डिवाइडेड बाई aq माइनस p, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी y की सीधा निकल करके आ गई, है ना। अब वैसे ही y की वैल्यू अगर आप यहां पे पुट कर देते हो, ठीक है, सॉरी इस इक्वेशन में, चाहे तो इस इक्वेशन में चाहे तो इस इक्वेशन में, कहीं भी आप y की वैल्यू जो निकल करके आ रही है उसको रख देते हो, तो आपका x निकल करके आ जाएगा।
तो प्रोसेस क्या है, थ्योरेटिकली अभी हमने समझा कि x को इन टर्म्स ऑफ आपने y लिख लिया या फिर y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लिया है और उसके बाद दूसरी इक्वेशन में उसको उठा करके आपने बस डाल दिया। ठीक है, तो आपके पास जो पहले x और y दोनों में सेकंड इक्वेशन दिखती थी, जब आपने y को इन टर्म्स ऑफ x यहां रिप्लेस किया तो ये सिर्फ x के टर्म में एक लीनियर इक्वेशन बन गई, उसको सॉल्व कर ले। और सेम तरीके से यहां पे भी आपने कहा कि x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लिया, दूसरी इक्वेशन में आपने उठा करके डाल दिया, तो उससे हुआ क्या, आपकी पूरी इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ y में एक लीनियर इक्वेशन बन गई। लीनियर इक्वेशन है सिंगल वेरिएबल, और यहां से आपके पास y का वैल्यू भी निकल करके आ गया है। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रहा। आइए स्टार्ट करते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस। तो आपके पास ये पहला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि x + 4y = 14 और 7x - 3y = 5। ये आपके पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं और इन पे आपको सॉल्व करके निकालना है इनका कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा कौन सा x y है जो आपके दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो अपन शुरू होते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कैसे करना है, तो चलिए मेरा मन किया मैंने x को लिखना है इन टर्म्स ऑफ y। ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं, y को इन टर्म्स ऑफ x भी लिख सकते हैं और x को भी इन टर्म्स ऑफ y लिख सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा चलो x को लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो x को हमने लिखना शुरू किया पहले वाली इक्वेशन से, कोई सी भी इक्वेशन यूज कर सकते हो, पहले चाहे दूसरी कहीं से भी। मान लो पहली इक्वेशन मैंने उठाई, तो x को लिखना है इन टर्म्स ऑफ y, तो x आपका एक साइड रहेगा, बाकी सब एक साइड रहेंगे। ठीक है, y को लिखना होता है इन टर्म्स ऑफ x, तो क्या होता है, y एक साइड रहेगा, बाकी सब एक साइड रहेंगे। ठीक है, तो x = यहां पे देखिए आपके पास बन जाएगा 14 - 4y, है ना। x = 14 - 4y, है ना। अब आपको अगला काम क्या करना है, आपको अगला काम ये करना है, x आपका आ गया इन टर्म्स ऑफ y, इसको उठा करके आप दूसरी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो क्या करेंगे आप, 7 × x की जगह रख देंगे 14 - 4y। ये आपकी वो थर्ड इक्वेशन है ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये आपकी वो थर्ड वाली चीज। अब थर्ड वाली चीज को उठा करके कहां रखते हैं, सेकंड में। तो हमने 7 × 14 - 4y - 3y = 5 ये लिख लिया, कोई दिक्कत। तो ये कितना बन जाएगा, 98, है ना। 7 × 14 98 -28 और -3 -31y = 5। तो आपके पास आ जाएगा 31y = 93, 31y = 93। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 के बराबर। अब y की वैल्यू अगर 3 है तो हम इसको उठा करके कहीं भी रख दें। हमने कहा था y की वैल्यू निकल आई, तो इसको उठा करके थर्ड में रखो, सेकंड में रखो, फर्स्ट में रखो, कहीं भी रख दो, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो y = 3 उठा करके मान लो मैंने इसमें रख दिया, तो क्या बनेगा, तो फ्रॉम सेकंड आई कैन से 7x - 3 × y की जगह 3 = 5। तो 7x आपका कितना हो गया, 14 के बराबर। इसलिए x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2 के बराबर, है ना। तो यहाँ पे आप किसी और में भी रख करके देख सकते हो, आप इसमें रख के देख सकते हो, है ना, इसमें रख के देख सकते हो। खैर ये और ये तो सेम ही बात है। ठीक है, तो आपके पास y = 3 या फिर x और x = 2, ये आपकी वैल्यू निकल करके आ गई है। ठीक है, तो कॉमन सोल्यूशन आपका क्या हुआ, 2, 3 एक तरीके से। ठीक है, ये वो पॉइंट है, ग्राफिकल टर्म्स में कहें तो ये वो पॉइंट है जो कि इन दोनों लाइंस को लाई करेगा, या फिर ये दोनों लाइनें इसी पॉइंट पे आकर के इंटरसेक्ट करेंगी। बात समझ में आ गई। फिर इसी तरीके से मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। आपसे कहा जाता है कि एक 3x + 2y = 11 और 5x - 6y = 7, मान लीजिए ये इक्वेशन दे दी गई और इसमें भी आपको वही काम करना है, सॉल्व करना है दोनों को साइमल्टेनियसली। तो हमने क्या किया, y को इन टर्म्स ऑफ x निकालना है या फिर x को इन टर्म्स ऑफ y, कौन सा करें। तो यहां हमने x को इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, इस बार हम y को निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x। तो क्या करेंगे, जिसको निकालना है वो एक साइड और बाकी सब कचरा एक साइड। तो y को कोई सा निकालो, मान लो सेकंड इक्वेशन को आपने यूज करना शुरू किया, आपका टारगेट क्या है, y आपका एक साइड रहे और बाकी कचरा एक साइड। तो 6y = 5x - 7 लिख सकते हैं, है ना। तो y की वैल्यू आपकी निकल करके आ गई 5x - 7/6। ठीक है, पिछली बार क्या था, पिछली बार हम x को लिख रहे थे इन टर्म्स ऑफ y, इस बार क्या है, हम y को लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है,
तो ये हमारा वो थर्ड रिलेशन आ गया, y एक्सप्रेस हो गया आपका इन टर्म्स ऑफ x, है ना। इन टर्म्स ऑफ x कहने का मतलब क्या है, तो एक साइड में आपका y है और एक साइड में आपके पास सिर्फ x और कांस्टेंट टर्म है, उधर कोई y नहीं है, ठीक है। तो थर्ड वाली चीज जो होती है उसको कहां यूज करते हैं, जो अभी तक अनयूज्ड रहा, इसी को हमने कन्वर्ट करके ऐसा लिख लिया है। अभी तक अनयूज्ड कौन है, पहला वाला इक्वेशन आपका अनयूज्ड है, तो इसको उठाइए और उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या बनाएगा ये, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, इन दोनों से आप क्या कह सकते हो कि 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, वाई का ही आपने काम किया है, वाई को यहाँ पे आपने एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है, तो y को उठा करके वहां पे पुट कर दो, कितना आएगा 5x माइनस 7/6 इज इक्वल टू 11, ये बनेगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, ये 2 ने 6 को काट दिया 3 टाइम्स, एलसीएम वगैरह लेने का समय आ गया है, 9x प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 33, है ना। तो यहां पे आपके पास बन रहा है 14x इज इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20/7। y निकालना है, कहीं से भी निकाल सकते हैं, किससे निकालें, इससे निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए यही देख लेते हैं, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसको उठाया आपने और इसमें पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू x की जगह 20/7 रख दो, तो 5 इंटू 20/7 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया, कितना हुआ है 100/7 माइनस 7, तो 51 आएगा शायद बाई 42, 100/7 माइनस 7, तो हाँ 51/7/6, कितना आ गया, 3 से ऊपर नीचे कट जाएगा, ये आ गया आपका 17/14, और यही आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये हमने देख लिया, एक बार x को इन टर्म्स ऑफ y रख करके और फिर आगे y को इन टर्म्स ऑफ x रख करके। तो ये था आपका सेकंड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड मेथड की, और यहां पे आपके पास मेथड का नाम क्या था, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, ठीक है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जिन क्वेश्चंस को सेकंड मेथड से सॉल्व कर पाओगे थर्ड से उसको सॉल्व करने में दिक्कत होगी, या फिर थर्ड से कुछ को सॉल्व कर पाओगे उसको सेकंड से दिक्कत होगी, सॉल्व दोनों से हो जाएगा, आपकी श्रद्धा, जैसे आप चाहें, जिस मर्जी जैसे भी आप करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। किसी को लगता है कि भाई पहले सेकंड मेथड में ज्यादा कैलकुलेशन आएगी, किसी को कभी लगता है कि थर्ड वाले में ज्यादा कैलकुलेशन आएगी, जैसे भी करें लगभग बातें बराबर है, जो जैसे कंफर्टेबल हो आप कर सकते हैं, अनलेस कोई पर्टिकुलर केस आपको ऐसा दिखे जहां पे आपको लग रहा हो कि यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन काफी बच सकता है अगर सेकंड की जगह हम थर्ड मेथड लगाएं तो, ठीक है। तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स कई बार ऐसा कहा जा सकता है कि थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता है कंपैरिजन में, जब आप सेकंड मेथड के देखो, सेकंड मेथड आपका क्या था, सेकंड मेथड में आपने बात करी थी कि एक्सप्रेसिंग एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, या फिर सब्स्टिट्यूशन जो था, ठीक है। अब यहाँ पे आप इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका मतलब चीज तो सेम ही है, बस उसको एक्सप्रेस करने के तरीके अलग अलग हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन अगर यहाँ आपको कम लगती है तो आप इससे सॉल्व कर लीजिए, तो कई बार उसके कंपैरिजन में इसको कॉम्पैक्ट कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। ये थोड़ा छोटा दिख सकता है। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन में मतलब पहले मैं समझा देता हूं कि ये चीज है क्या। तो आपने कहा कि अगर मान लीजिए आपको ax प्लस by इक्वल टू c और px प्लस qy इज इक्वल टू r, ऐसी सिचुएशन मिलती है, ठीक है। ये दो इक्वेशंस आपकी गिवन है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ट्राई करना है कि भाई पहले वाली इक्वेशन को, भाई पहले वाली इक्वेशन मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 1 दी हुई है, उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे को, तो वो बन जाएगी 2x प्लस 2y इक्वल टू 2। तो क्या इक्वेशन चेंज हो गई क्या? नहीं ना। क्या उसके सोल्यूशन बदल गए क्या? नहीं भाई, बात तो सेम ही रहेगी ना, वही लाइन बार बार ग्राफिकली कहें तो वही लाइन बार बार ड्रॉ होती रहेगी। हमने -2 से भी अगर x प्लस वाई इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई कर दिया होता और हमारी इक्वेशन आ गई होती -2x माइनस 2y इक्वल टू -2, तो भी हमारे पास वही बात होती, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर हम इसको किसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो उससे हमारे सॉल्यूशंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर पूरी इक्वेशन को 3 से 5 से 1/5 से -1/5 से किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास पूरी ओवरऑल इक्वेशन के सॉल्यूशंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और सिमिलर वे में अगर सेकेंड वाली इक्वेशन में भी हम किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, जीरो की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है,
जीरो के अलावा किसी अदर टर्म से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ओवरऑल इसके सॉल्यूशंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर पहले वाली इक्वेशन को भी हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे वाली इक्वेशन को भी किसी से मल्टीप्लाई कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने इन मल्टीप्लिकेशंस का यूज किया हमारी कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। भाई सेकंड वाला जो मेथड आपने पढ़ा है उसमें आपका टारगेट क्या होता था कि x और y दोनों की जगह सिर्फ x बन जाए या फिर सिर्फ y बन जाए। ठीक है, यही टारगेट था। y को इन टर्म्स ऑफ x लिखा और रिप्लेस कर दिया तो पूरी इक्वेशन सिर्फ x की रह गई। x को इन टर्म्स ऑफ y लिखा और रिप्लेस कर दिया तो पूरी इक्वेशन सिर्फ y की रह गई। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम फिर से वही लीनियर इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे कि या तो सिर्फ x रह जाए या तो सिर्फ y रह जाए। लेकिन कैसे? बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। और उसका प्रोसेस कैसे होगा? इनमें मल्टीप्लाई करके। जैसे अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैंने पहले वाली इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई कर दिया। p कहां से उठाया? यहां से, है ना। p से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप p से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी? apx प्लस bpy इज इक्वल टू cp बनेगी। apx प्लस bpy इज इक्वल टू cp, यही आपके पास इक्वेशन निकल करके आ जाएगी। अगर आप दूसरे वाली इक्वेशन को, भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ा ना, ये दोनों चीजें सेम ही है, अलग अलग नहीं हो गई। ठीक, सेकेंड इक्वेशन को हमने मान लीजिए a से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन क्या बनेगी? apx प्लस aqy इज इक्वल टू ar। apx प्लस aqy इज इक्वल टू ar मेरा। ठीक है, दोनों इक्वेशंस वही हैं। ये फर्स्ट वाली यहां पे आ गई, सेकंड वाली कन्वर्ट होके ऐसे लिख गई। लेकिन अब फायदा ये हमारा हो गया कि अगर मैं इसमें से इसको घटा देता हूं तो सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, इस इक्वेशन में से आपकी इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या होगा? apx और apx आपके खत्म। ठीक है, x के कोफिशिएंट यहां पे आपने सेम बना लिए थे ना, x के कोफिशिएंट में क्या किया आपने? पहले वाले को p से मल्टीप्लाई किया तो उधर भी ap बन गया और दूसरे वाले को a से मल्टीप्लाई किया तो उधर भी ap बन गया। तो उससे फायदा क्या हुआ? अब जब डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास x के जो कोफिशिएंट्स थे वो आपके कैंसिल आउट हो गए तो आप x से फ्री हो गए। सिर्फ बचा आपके पास कौन? y में क्या बचा? y को कॉमन ले लेता हूं तो bp माइनस aq। ठीक है, bp माइनस aq इज इक्वल टू कितना? ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये भी सब्ट्रैक्ट ही होगा, इज इक्वल टू cp माइनस ar। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? cp माइनस ar डिवाइडेड बाई bp माइनस aq निकल करके आ गया भाई आपका, है ना। अब यहां पे आपने क्या किया? यहां पे आपने मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरीके के किए थे कि आपका x का टर्म सेम बन जाए। पहले वाले को p से मल्टीप्लाई कर दिया था, दूसरे वाले को a से मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना। तो आपका AP दोनों बन गया था, x से आप फ्री हो गए थे, है ना। y की वैल्यू निकल आई थी। अब y की वैल्यू अगर आपकी निकल आई है तो y को उठा करके किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, x आपका निकल आएगा, है ना। ये तो हमने y निकाला। हम चाहे तो पहले x भी निकाल सकते हैं। तो यहां पे देखो y हमने क्यों निकाल लिया है? क्योंकि हमने x के कोफिशिएंट्स सेम कर दिए थे तो जब हमने डिफरेंस लिया तो वो कैंसिल आउट हो गए। इसी तरीके से अगर हम ऐसा कोई प्रोसेस करें जिससे कि हमारा y का कोफिशिएंट सेम हो जाए और हमें x की वैल्यू मिल जाए, y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा तो जब डिफरेंस लोगे तो ये कट जाएंगे और यहां से आपकी x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, है ना। तो कैसे ऐसा हो सकता है? तो हमने कहा पिछली बार हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई थी, हमने क्या किया था? a में p से मल्टीप्लाई कर दिया था और p में a से। अब की बार हम क्या करें? y के लिए सेम तरीके से सोचो, b को q से मल्टीप्लाई कर दें और q को b से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल। ठीक है, तो टारगेट क्या है हमारा? हमें कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना है जिससे कि x के कोफिशिएंट्स या फिर y के कोफिशिएंट जो हम मेथड 2 में करने जा रहे हैं सेम हो जाए, सो दैट जब हम डिफरेंस लें तो उनके कैंसिलेशन से बाकी सिर्फ आपको सिंगल वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो मेथड 2 में आपने कहा कि अगर मान लो पहले वाली इक्वेशन को मैंने q से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो पहले वाली इक्वेशन को q से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? aqx प्लस bqy इज इक्वल टू cq। और दूसरे वाली इक्वेशन को आप अगर
b से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बनेगा pbx प्लस bqy इज इक्वल टू br, है ना। अब अगर आप डिफरेंस लेते हो इनका, इन दोनों इक्वेशंस का आप डिफरेंस लेते हो तो आप देखो यहां पे भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, bqy में bqy को कट कर देना है, आपका y हो गया खत्म। बचा क्या, x की टर्म बची रहेगी। x की टर्म्स में आपके पास आ गया aq माइनस pb इज इक्वल टू cq माइनस br। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई cq माइनस br अपॉन aq माइनस pb। अब x की वैल्यू आपके पास निकल आई है, इसको आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में रख दो, वहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो इजीली, है ना। तो ये आपके दोनों हो गए कि या तो आप चाहे तो x का कोफिशिएंट इक्वेट कर दें, ठीक है, और उसके बाद डिफरेंस ले लें, ठीक है, या फिर आप y का कोफिशिएंट इक्वेट करके डिफरेंस ले लें, ठीक है। x का कोफिशिएंट इक्वेट करोगे तो पहले y निकलेगा, y का कोफिशिएंट इक्वेट करोगे तो पहले x निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स का मेथड हो गया, ठीक है। आइए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो इस मेथड पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 8 और 9x, 9 भी नहीं लेता मैं, कुछ ऐसा ले लेते हैं यहाँ पर, सपोज इसको ले लेता हूं मैं 6, है ना, और इसको ले लेता हूं 4। मान लीजिए ये दो इक्वेशंस के लिए है, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना है, जो चाहे अपन जिसका चाहे कोफिशिएंट हम बराबर कर सकते हैं, चाहे x का चाहे y का, है ना। पहले वाली इक्वेशन ये है, दूसरे वाली इक्वेशन ये। अगर आप सोचो कि हमें x का कोफिशिएंट बराबर करना है तो आप कैसे कर सकते हो, 6 में आप कुछ मल्टीप्लाई करने की सोचो और 4 में कुछ मल्टीप्लाई करने की सोचो, ऐसा कि वो दोनों बराबर हो जाए। तो हमें ध्यान आएगा भाई 6 को अगर हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 6 को 4 से भी मल्टीप्लाई कर दें और 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी हमारा काम हो जाएगा। बट थोड़ी छोटी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं अगर हम, तो वही कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि तुम इसको 4 से मल्टीप्लाई करो और इसको 6 से, तब भी काम होगा। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हम मान लो पहले वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, हमें टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि हम x के कोफिशिएंट सेम कर लें, टारगेट यही है। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अगर पहली इक्वेशन को, तो हमारे पास बनेगा क्या, 12x प्लस 14y इज इक्वल टू 16। और सेकेंड वाली इक्वेशन को अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास बनेगा 12x प्लस 9y इज इक्वल टू 15। बनेगा कि नहीं, है ना। पहले वाली इक्वेशन को 2 से, दूसरे वाली इक्वेशन को 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब जब आप डिफरेंस लोगे तो आपका x और x खत्म, आपका x खत्म, आपके पास बचेगा क्या, यहां से आपके पास बचेगा 5y इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू आपके पास निकल आई 1/5। अब इसको उठा करके किसी भी इक्वेशन में रख लो, मान लो सेकंड में रख लिया, ठीक है। तो क्या बनेगा, y की वैल्यू 1/5 रख दें तो 4x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 5। तो 4x इज इक्वल टू 22/5, तो x इज इक्वल टू 11/10। यही आपके पास वैल्यू निकल करके आ गई x और y की। तो यहां पे आपने क्या किया कि ठीक है ना, ये 77/10 और ये हो गया नहीं 14/10 और ये आपका 66, हाँ ठीक है। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया 11/10 एंड 1/5। यहां पे आपने क्या किया है, x के कोफिशिएंट बराबर किए हैं, आप चाहें तो y के कोफिशिएंट भी बराबर करके काम कर सकते हो। कैसे करोगे, तो मेथड 2 में वो देख लेते हैं। मेथड 2 में आप देखो कि अगर मान लो मैं y का कोफिशिएंट बराबर करने जाऊं तो मैं 7 में कुछ मल्टीप्लाई करने की सोचूंगा और 3 में कुछ मल्टीप्लाई करने की सोचूंगा, सो दैट कि वो दोनों इक्वल हो जाए। तो आपके पास क्या मिलेगा, यही कि 7 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों के कोफिशिएंट्स सेम हो जाएंगे। तो पहले वाली इक्वेशन को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करते हो, है ना, 7 तो वहां पे पहले से है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास बनेगा 18x प्लस 21y इज इक्वल टू 24। और सेकेंड वाली इक्वेशन को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो बनेगा 28x प्लस 21y इज इक्वल टू 35। दोनों का डिफरेंस ले लो,
तो ये डिफरेंस लिया आपने 21 कैंसिल हो गए, 18 माइनस 28 माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 11। यहां से आपके पास x की वैल्यू निकल करके आ गई 11/10। x निकल आया, अब वैल्यू रख दो और y की वैल्यू आप निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, तो ये हमारा मेथड है कि जिस तरीके से हम कुछ ये कोफिशिएंट्स इक्वेट कर लेते हैं। हमारी मर्जी, हमने पहले y निकालना है तो हम x के कोफिशिएंट इक्वेट कर लेंगे। हम चाहेंगे हमारा x पहले निकले तो हम y के कोफिशिएंट इक्वेट कर लेंगे, क्योंकि जब हम डिफरेंस लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा सिर्फ x के टर्म्स में, या फिर इस केस में सिर्फ y के टर्म्स में आपके पास इक्वेशन बचेगी, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल उतना हमें पहले से आता है। मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसी तरीके का, 3x माइनस 4y इक्वल टू 5 ले लिया मान लीजिए, और 7x प्लस 8y इज इक्वल टू हमने ले लिया 12। ठीक है, और इन दोनों को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो अब इसके लिए क्या करें, ये आपकी पहली इक्वेशन, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। अब यहां पे हमें क्या दिखेगा, हमें दिख रहा है कि पहली इक्वेशन को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, और दूसरी इक्वेशन को एज इट इज रहने दूं, ठीक है ना। तो आप जैसे भी चाहो, आप कोफिशिएंट, अगर भाई आपका टारगेट क्या है, आप इन दोनों को मतलब यही चाहोगे ना कि ये y के टर्म्स कैंसिल आउट हो जाए। तो आप y के टर्म कैंसिल आउट ऐसे नहीं कर सकते हो ना कि 1 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बनेगा 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 10, और सेकेंड को अगर आपने एज इट इज ही रहने दिया, मतलब उसको 1 से एक तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास बनेगा 7x प्लस 8y इज इक्वल टू 12। तो अब आप चाहो तो सीधा ऐसे भी कह सकते हो कि इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूं, टारगेट तो अपना क्या है दिमाग में कि हमें y हटाना है y, तो y हटाने के लिए अगर हम ऐड कर लें तो क्या बुराई है, हमने ऐड कर लिया तो उससे क्या होगा कि आपके पास ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, माइनस 8y और प्लस 8y, आपके पास ये आ गया 13x और ये आ गया 22। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास 22/13 आ गई। अब x की वैल्यू पुट करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। आप चाहते तो ऐसा कर सकते थे कि भाई जो हमने अभी ट्रेडिशनल मेथड बताया कि फर्स्ट वाली इक्वेशन को और सेकंड वाली इक्वेशन को दोनों के कोफिशिएंट सेम करें और फिर डिफरेंस लें, तो क्या होता मेथड 2, उस समय आप फर्स्ट इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर लेते, है ना, तो वहां बन जाता आपका -6x प्लस 8y इज इक्वल टू -10, है ना, -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और सेकेंड इक्वेशन को आप एज इट इज रख लेते, तो 7x प्लस 8y इज इक्वल टू 12, ये बन जाएगा। अब जब आप डिफरेंस लोगे तो यहां माइनस 8y और 8y कैंसिल हो गए, बाकी बचा -13x इज इक्वल टू -10 और -12 मिलकर के -22, तो आपके पास x की वैल्यू निकल करके आ गई 22/13। तो बात दोनों से बराबर ही है। इक्वेटिंग कोफिशिएंट करने के बाद अगर डायरेक्टली आपका ऐड करने से भी काम बन जाए तो कोई बुराई नहीं, डिफरेंस लेने से तो आपने ट्रेडिशनल मेथड इसका समझा ही है। ठीक है, तो आपका टारगेट क्या है, कैसे भी करके आपको कोफिशिएंट्स इक्वेट करने हैं। अगर आपने कोफिशिएंट्स इक्वेट कर लिए तो सम लेकर के या फिर डिफरेंस लेकर के आप उसको कैंसिल आउट कर लोगे, और उसके बाद बाकी बची हुई टर्म आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से रिजल्ट देगी। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड मेथड था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ये दो मेथड्स के बारे में पढ़ा है, एक है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है आपका इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। तो इन दोनों मेथड से रिलेटेड आपके पास जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ। थैंक यू ऑल।